हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम मूव करते हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिससे हमें पता चलेगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इन्वेंट किसने किया था। हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्वेंटेड बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसे हम शॉर्ट में FW टेलर भी बोलते हैं। साथ ही साथ ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर और ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनकेस कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आपको वहाँ पर किसका नाम लिखना है, FW टेलर का, ना कि हेनरी फ्योल का। इनकेस अगर क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पर आप नाम मेंशन करेंगे हेनरी फ्योल का। अब हम मूव करते हैं हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग की तरफ। जैसे कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। सो हमारी फर्स्ट लाइन हमें बता रही है कि हमारा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये बेस्ड करता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। क्या बोल रहा है हमारी सेकेंड लाइन में कि जब हम हमारे साइंटिफिक एप्लीकेशन या साइंटिफिक अप्रोचेस को ऐड करते हैं हमारी कंपनी की मैनेजरियल डिसीजन लेने में, तो उससे बोला जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम मूव करते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ, जो कि डिफाइन किया गया है FW टेलर के थ्रू। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मीन टू डू and saying that they do in a best and a cheapest manner. So हमारा डेफिनेशन हमें क्या बता रहा है कि एज अ मैनेजर आपको पता हो कि आपको कौन सा काम अपने वर्कर्स से करवा कर लेना है, तो आप अपने काम को अपने वर्कर्स को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद आपकी ड्यूटी होती है कि आप देखें आपके वर्कर्स आपका काम सही मैनर या सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। दैट मीन्स कि वो बेस्ट वे में आपके काम को कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि बेस्ट वे में तो होना ही चाहिए, बट चीपेस्ट मैनर दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे कि एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन वो वेस्टेज ना क्रिएट करें। दैट मीन्स कि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एक बोलते ना सस्ते रेट में या चीपेस्ट प्राइस में मैन्युफैक्चर करके दे। सो हमारा डेफिनेशन हमको यही डिफाइन करता है। अब हम मूव करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। व्हाट इज रूल ऑफ थंब, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट उसी को लेकर है। रूल ऑफ थंब मीन्स टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ मैनेजर। रूल ऑफ थंब क्या होता है कि मैनेजर के लास्ट एक्सपीरियंस से उसने जो भी गेन किया होगा उससे वो हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेगा। बट हमारा ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल कंसर्न विथ सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब, नॉट बाय अ ट्रायल एंड एरर मेथड। व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड, तो हम उसे समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि किसी एक कंपनी में एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो लोग डिफरेंट मोड्स को फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमारा टीवी, न्यूज़पेपर में एड्स देना, रेडियो और मैगजीन्स में एड्स देना। बट एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन वो लोग ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे यूज़ करते हैं, वो लोग सबसे पहले क्या ये करेंगे, टीवी में ऐड देंगे। टीवी में ऐड इनके सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब उनकी प्रोडक्ट के ज़्यादा सेल आउट नहीं हुए, दैट मीन्स ये अनसक्सेस हो गया। नेक्स्ट वो सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में एड्स देंगे। न्यूज़पेपर में ऐड दिया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये भी अनसक्सेसफुल। सो अब मूव करेंगे वो रेडियो की तरफ। जब रेडियो की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने रेडियो में एड्स दिए, तो उससे क्या हुआ, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हुए, तो ये क्या हुआ, सक्सेसफुल। लेकिन जब डिसीजन उन्हें लेना था वो डायरेक्टली रेडियो पर भी जा सकते थे, बट उन्होंने क्या किया,
ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ किया। सो हमारा जो टीवी के एड्स के लिए जो कॉस्टिंग होगी और न्यूज़पेपर के एड्स के लिए जो कॉस्टिंग की गई, ये क्या हुए, वेस्ट हो गया। दैट मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज हमने यहाँ पे यूज़ किए वो पूरी तरीके से वेस्ट हो गए। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि आपको कभी भी ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ नहीं करना है। आपको साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू जो बेस्ट वे या बेस्ट तरीका आपके लिए चूज़ किया गया होगा, आपको वही यूज़ करना है और अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड प्रिंसिपल की तरफ, जो है हार्मनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। व्हाट इज हार्मनी? हार्मनी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट काम करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट लेवल है टॉप में कौन आते हैं, हमारे CEO। नेक्स्ट हमारा सेकेंड लेवल्स है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे कौन आते हैं, मैनेजर्स। और हमारा थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? क्योंकि मैनेजर सोचते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, मतलब वो हार्ड वर्किंग नहीं है, बहुत लेज़ी है। और सेम एम्प्लॉय सोचता है मैनेजर को लेकर कि मैनेजर सिर्फ मुझे ऑर्डर दे रहा है, ना कि कोई काम कर रहा है, ना ही मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते। तो ये प्रिंसिपल हमें बोलता है कि हमारे बिजनेस में क्या होनी चाहिए, हार्मनी। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किनके बीच में, हमारे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। जब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। व्हाट इज डिस्कॉर्ड? दैट मीन्स डिसएग्रीमेंट। यहाँ क्या बोला गया है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट दैट मीन्स कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते। तो हमारा ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोला कि हमारे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में हार्मनी दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल दैट इज सक्सेस। यहाँ पे क्या बोला है कि ये क्या करता है, हमारे बिजनेस में एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं हमारे बिजनेस में वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब आपके कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगे दैट मीन्स आप अपने डिजायर गोल को अचीव कर पाएंगे। दैट कि आपने जो भी प्लान अचीव करना सोचा था, आपका प्लान कैसा हो जाएगा, सक्सेसफुल। सो हमारा ये प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करता है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, जो है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। व्हाट इज मेंटल रिवॉल्यूशन? ये प्रिंसिपल आपको हेल्प करता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के दैट मैनेजर और एम्प्लॉय की जो माइंड थिंकिंग है एक दूसरे को लेकर कि ये मतलब मैनेजर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है या एम्प्लॉय प्रॉपर वर्क नहीं करे, तो ये एक दूसरे की जो इनकी थिंकिंग होती है एक दूसरे को लेकर इसे चेंज करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। दिस विल फोकस ऑन चेंजिंग इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। अब ये दोनों की एटीट्यूड या एक दूसरे की माइंड थिंकिंग को चेंज क्यों किया जाता है? क्योंकि बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इम्पॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि दोनों एक दूसरे की इक्वल इम्पॉर्टेंस को समझ सके कि दोनों भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि विदाउट दिस पर्सन्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इनकी जब एक दूसरे की ये लोग इम्पॉर्टेंस समझेंगे, एक दूसरे की वैल्यू करेंगे, तभी ये लोग कोऑपरेटिव होकर अपने काम को कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ, जो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। व्हाट इज दिस? दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स। व्हाट इज वर्कफोर्स? तो वर्कफोर्स में हमारे आते हैं मैनेजर्स एंड वर्कर्स। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स दैट हमारे मैनेजर और वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि
इंडिविजुअलिज्म, व्हाट, कि मैनेजर खुद सोचे कि मैं खुद को बेस्ट रिप्रेजेंट करूँ, या वर्कर सोचे कि मैं खुद को रिप्रेजेंट बेस्ट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो ये प्रिंसिपल बोलता है कि कॉपरेशन होना किसके बीच में, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कॉपरेशन, ट्रस्ट एंड टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, internal competition will turn into healthy working environment, so it helps to organizational growth। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब मैनेजर और वर्कर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल टीम स्पिरिट आ जाएगी, तो इससे क्या होता है, एक प्रॉपर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कि उनके जो इंटरनल बोलते हैं ना कॉम्पिटिशन थे वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर ग्रोथ को हेल्प कर पाएंगे, दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था उसे वो लोग अचीव कर पाएंगे। सो ये प्रिंसिपल फोकस करता है फुल्ली कॉपरेशन की ओर, ना कि इंडिविजुअलिज्म की ओर। अब हम मूव करते हैं हमारे 5th पॉइंट की तरफ, जो है हमारा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट उनके काम को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जिससे क्या मैनेजर्स अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके और एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी को। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पनाइड with division of responsibilities between the managers and employees। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि प्रॉपर आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है किनके, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ को रिपोर्टिंग किसको करनी है, आपने सुपीरियर। सुपीरियर्स कौन है, उनके मैनेजर्स। तो इससे क्या होता है, इन केस अगर उनके काम में कोई भी प्रॉब्लम आती है या उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए या डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए कौन है वहाँ पे, उनके सुपीरियर, दैट मैनेजर्स। साथ ही साथ मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर स्किल्स और कैपेबिलिटी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें एनकरेज करना, दैट उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए कि उन्हें कौन सा काम किस तरीके से करना है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय अपने काम को प्रॉपर कर पाते हैं और उनकी स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। तो इससे बेनिफिट किसको होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। जब डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो प्रॉपर सही समय पे और सही तरीके से कंप्लीट हो पाता है। सो हमारा 5th प्रिंसिपल ये है। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर अ ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, thus providing training and development programs to employees whenever they require। so यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस कब कंप्लीट हो पाता है, जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी को एक एक्सटेंड दैट मीन्स एक हाई लेवल तक लेकर जाकर अपने काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट करे, ताकि उनका जो काम था वो कंप्लीट हो सके। जब भी उन्हें ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत हो तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज़ को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देना। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा, एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ टू अटेन ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। साथ ही साथ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके देना कि वो अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी को एक एक्सटेंड लेवल तक लेकर जा सके, जिससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोस्पेरिटी, दैट उसका ग्रोथ है, उसे वो अचीव कर सके। आज हमने देखा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स को FW टेनर ने डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम टेक्निक्स के ऊपर स्टडी करेंगे।